हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो सैलिएंट मतलब क्या है? सैलिएंट मतलब इंपॉर्टेंट और फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो इसमें टोटल 16 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम लोग पहले आज पढ़ते हैं फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है कि पंचायती राज का फाउंडेशन माना जाता है ग्राम सभा को। तो ये एक्ट क्यों लाया था? एक्चुअली ये एक्ट पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए, मतलब पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करे, इसलिए ये एक्ट लाया था। जिसमें पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्राम सभा, और ग्राम सभा को पंचायती राज का फाउंडेशन माना जाता है। ठीक है। और इसमें पंचायती राज के जो ग्राम सभा है उसे एक विलेज असेंबली बॉडी भी हम लोग कह सकते हैं। और उस विलेज असेंबली में मेंबर्स कौन है, उसे कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है विलेज असेंबली बॉडी को? जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड वोटर्स है। मतलब इलेक्टोरल रोल मतलब क्या है? एक ऐसा ऑफिशियल लिस्ट जिसमें वोटर्स का नाम रहते हैं। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आप एक रजिस्टर्ड वोटर हैं और आप ग्राम सभा के मेंबर भी है, और अगर आप गांव में रहते हैं। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि गांव के लेवल में, विलेज लेवल में ग्राम सभा को क्या मान सकते हैं हम लोग? स्टेट गवर्नमेंट मान सकते हैं। मतलब जो लॉ मेक करते हैं, मतलब जो लॉ बनाते हैं गांव के स्तर में। तो आइए देखते हैं पॉइंट्स को। जो पहला पॉइंट है वो है ग्राम सभा। उसमें क्या है? पंचायती राज फाउंडेशन, मतलब ग्राम सभा में, ठीक है, पंचायती राज में ग्राम सभा को क्या माना जाता है? फाउंडेशन माना जाता है। नेक्स्ट है विलेज असेंबली बॉडी। वो क्या है? वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? रजिस्टर्ड वोटर्स इस विलेज असेंबली बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि विलेज लेवल में ये एक स्टेट गवर्नमेंट हम लोग मान सकते हैं। ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि यह 3 टायर सिस्टम, मतलब जो ये पंचायती राज है उसमें 3 लेवल्स होंगे। जो पहला लेवल है वो है विलेज लेवल में, फिर है इंटरमीडिएट लेवल, और फिर क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में है। इंटरमीडिएट लेवल मतलब क्या है? विलेज लेवल मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि गांव के लेवल में। इंटरमीडिएट लेवल मतलब क्या है? उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अगर उस स्टेट के पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है तो इंटरमीडिएट लेवल नहीं हो सकता है। मतलब अगर इंटरमीडिएट लेवल नहीं भी हो तो भी चल जाता है। ठीक है। अगर इंटरमीडिएट लेवल मतलब क्या है? सिटी हो सकते हैं, टाउन हो सकते हैं, टाउन के लेवल में। ठीक है। तो 3 टायर का होना बहुत ही जरूरी है। और अगर उस स्टेट के पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है तो क्या होंगे? उस स्टेट में इंटरमीडिएट लेवल नहीं है। तो यही मैंने लिखा हुआ है इसमें। ये 3 टायर सिस्टम है जिसमें विलेज लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल है। नेक्स्ट देखते हैं। जिस स्टेट में 20 लाख से मोर देन पॉपुलेशन है उसमें क्या है? इंटरमीडिएट लेवल नहीं है, इसलिए मैंने इसे क्रॉस में लगा लिखा है। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। वो है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। मतलब इसमें जो मेंबर्स है, जो पंचायत में तीनों लेवल्स में जो इलेक्शन है रेगुलरली होना चाहिए, उसमें जो मेंबर्स है उसका इलेक्शन कौन करेगा? हम लोग करेंगे। मतलब जो विलेज लेवल है, मतलब विलेज लेवल में क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए ये विलेज लेवल में। ठीक है। ये क्या है? विलेज लेवल में, मैंने यहां लिखना भूल गया था। ये विलेज लेवल में डायरेक्ट इलेक्शन, जो हम लोग खुद जाके उसको मेंबर को वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में इनडायरेक्ट इलेक्शंस रहेंगे। मतलब क्या है? जो हम लोगों ने जिस मेंबर को विलेज लेवल में उसे क्या किया, जिताया है, वो जाके क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के मेंबर्स को चुनेंगे। ठीक है। यहां पर हम लोग कहते हैं उसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस। शायद आप लोग समझ में आ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस पंचायत के जो चेयरपर्सन है, पंचायत के जो चेयरपर्सन है उसे कौन मतलब नियुक्त करेंगे? हम लोग उसे इलेक्शन करके नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट जिस भी तरीके से उसे नियुक्त करना चाहे उसे कर सकते हैं। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को इतना पावर तो दे ही रखा है। ठीक है। और एक बात यहाँ मैं आप लोग को और भी बता दूं कि जो पंचायत के चेयरपर्सन है, जो पंचायत के मेंबर्स है, अगर किसी पंचायत मीटिंग में ऐसा परिस्थिति आ गए कि वोट देना जरूरी है तो ये चेयरपर्सन हो या चाहे मेंबर्स हो, वो लोग क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। मतलब आम आदमी की तरह उन लोग भी वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता है वो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स।
रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। देखिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट है वो रिजर्वेशन तो रहता ही है, आप लोगों को शायद पता ही है। इसमें भी एससी और एसटी के लिए क्या है, रिजर्व है तीनों टायर में, विलेज लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में और क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तीनों टायर में क्या है, ये सीट्स रिजर्व है एससी और एसटी के लिए। एससी मतलब क्या है, शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। और वुमेन्स के लिए भी 1/3 ऑफ सीट्स, मतलब टोटल सीट्स के 1/3 क्या है, रिजर्व है वुमेन के लिए, चाहे वो क्या पंचायत के चेयरपर्सन लेवल में हो या पंचायत के छोटे मोटे मेंबर्स के लेवल में ही हो, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो एससी एसटी रिजर्व है ये कब तक चलेंगे, मतलब ये एक्ट, ये प्रोविजन जो है 3 टायर के रिजर्व के लिए, रिजर्वेशन के लिए, वो कब तक चलेंगे, वो 1992 में बना था, तो 2020 तक, मतलब पिछले साल ये क्या हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, तो फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये एससी एसटी के जो रिजर्व के जो एक्ट थे वो आर्टिकल 334 के अंदर में आते थे और इसे 70 इयर्स तक, मतलब 70 साल तक ये रिजर्वेशन मतलब कोई चेंज नहीं कर सकता था, और मतलब 2020 तक, 2020 में ये वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो गया, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं जो प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में ये पूरा टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि ये रिजर्वेशन का मामला किस स्टेट में नहीं चलता है, किस स्टेट में ये रिजर्वेशन का मामला नहीं चलता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। क्यों नहीं चलता है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कम लोग, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, पहला बात, और दूसरा उसमें इंडिजिनस पीपल रहते हैं, मतलब उसमें एससी एसटी वगैरह नहीं रहते हैं, उसमें जो इंडिजिनस पीपल है जो बरसों से वहां पर रहे आ रहे हैं, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं इंडिजिनस पीपल, तो उसके लिए ये एससी एसटी तो नहीं है, तो रिजर्वेशन कहाँ से आएंगे, ठीक है, उसमें अलग ट्राइब्स के लोग होंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक दूसरा एक्ट बना दिया, 83rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2000 में 83rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश के जो भी एक्स्ट्रा ट्राइब्स है वहां पर रहते हैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन कर दिए थे, ठीक है। तो यही थे ये 4 पॉइंट्स, और हम लोग बाकी 12 पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट मतलब क्या है, आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर मानिए तो मेरा बात मानिए तो ये लिख भी लीजिए, क्योंकि साथ साथ अगर हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है, हम लोग लाखों रुपए तो चार्ज नहीं करते हैं, हम लोग जो भी करते हैं दिल से करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसे, तो मैं रैप कर दूं, ठीक है, मैं रैप कर देता हूँ। हाँ, तो 5वां नंबर के पॉइंट पर आते हैं। 5वां है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, मतलब पंचायत के 3 लेवल्स में, मतलब वो कितने मेंबर्स जो है वो कितने साल तक रहेंगे, वो है 5 साल तक, किसी भी हर लेवल में 5 साल तक रहना मतलब कंपलसरी है, ठीक है। अगर किसी वजह से क्या हो गए कि सरकार टूट गए तो री इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और है डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब अगर किसी भी टायर में किसी भी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, तो क्या करना पड़ेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट जो भी क्राइटेरियाज देंगे उसके हिसाब से इसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी मेंबर को इस वजह से नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि वो 25 वर्ष से कम है, क्योंकि 21 साल के ऊपर हो जाने से ही क्या हो जाता है कि जो इलेक्शन खेलने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब अगर आप भी 21 ईयर्स से बड़े हैं तो आप इलेक्शन खेल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, एसईसी। तो ये क्या करते हैं कि इलेक्टोरल रूल्स जो है, इलेक्टोरल रूल्स मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वोटर्स का लिस्ट, उसमें आप लोगों को कुछ भी अगर नाम डलवाना है, आप लोग 18 साल के हो गए तो नाम डलवा सकते हैं, है ना, वगैरह वगैरह जो भी काम है वो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन नाम के जो कमिटी है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उससे इलेक्टोरल रूल्स को देखते हैं और सुपरवाइज भी करते हैं, सुपरिंटेंडेंट भी करते हैं, ठीक है। और इसे देखने के लिए सब कुछ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसे देखने के लिए एक पोस्ट भी नियुक्त किया गया, वो है स्टेट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जिसे हम लोग SEC भी कहते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और उस पोस्ट को कौन नियुक्त करेंगे, उस स्टेट के गवर्नर नियुक्त करेंगे। गवर्नर तो पता ही है, मतलब 4-5 स्टेट के एक ही गवर्नर रहते हैं, ठीक है, तो उस स्टेट के गवर्नर जो है वो इस पोस्ट को नियुक्त करेंगे, ठीक है। और अगर जरूरत पड़े तो स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ मामलों में इलेक्शन की
जो डिसीजन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन ही क्या करेंगे, इलेक्शन के मामले में जो कुछ भी है वो ठीक ठाक करेंगे। गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकते हैं, कुछ मामलों में अगर जरूरत पड़े तो डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है पावर्स एंड फंक्शन। देखिए तो देखिए पावर्स क्या है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को पावर्स देंगे। कितना पावर्स देंगे, देखिए स्टेट गवर्नमेंट विल गिव पावर्स सो एज दैट मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं है, सॉरी माफ कर दीजिएगा, कि स्टेट विल गिव पावर्स सच दैट पंचायत कैन क्या करेंगे, पंचायत एक अपना सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हिसाब से अगर वो चल सके ऐसा पावर्स उसे देंगे। मतलब एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए है ना, बहुत पावर चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। मतलब गांव के लेवल में अपने आप में एक गवर्नमेंट हो सके ऐसा उसे पावर्स देंगे, उसे ऑथोराइज देंगे, कौन, जो स्टेट है। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कौन सी मेथड्स में वो अपना पावर, अपना अथॉरिटी दिखा सके। 29 मैटर्स है, जैसे हम लोग 16th नंबर के जो फीचर है उसमें पढ़ेंगे, अभी तो यहाँ पर सिर्फ 9 ही है। ठीक है, 16 नंबर जो फीचर है उसमें पढ़ेंगे, जो 11th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो वो 29 मेथड्स तो पूरा बोर्ड में लिखना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी किसी मामले में वो एक मेथड दे देंगे और पूछेंगे कि ये मेथड है या नहीं इसमें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है फाइनेंस, मतलब मॉनिटरी रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम्स है। मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को अथॉरिटी देते हैं कि आप लोग किसी किसी मामले में, जो 29 मेथड्स है उसमें किसी किसी मामले में क्या कर सकता है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके, फीस कलेक्ट कर सके, ड्यूटीज मतलब क्या है, टैक्स ही है, टैक्स कलेक्ट कर सके। ठीक है, और किस मामले में क्या कर सकते हैं, वो अपना फंड्स भी जनरेट कर सकते हैं, जो फंड्स है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे टोटल 9 पॉइंट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं, मैं ये बोर्ड ड्रॉप कर दूंगा तो इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। मेरा एडवाइस मानिए तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो ये है पॉइंट्स। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, तो हम लोग 10 नंबर पॉइंट को देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसे 5 स्टार लगाने के लिए आप लोग को कह दूंगा, क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन क्यों आया है, ताकि वो रिव्यू कर सके कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब जो पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब वो कितने आगे गए, आगे बढ़ा कि नहीं, उसे देखने के लिए गवर्नर ने हर 5 साल में एक कमेटी बैठाएगा और उस कमेटी का नाम है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन को कौन, मतलब उसमें जो मेंबर्स रहेंगे वो कौन नियुक्त करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कि उसे कैसे सिलेक्ट करने का है। ठीक है, और ये फाइनेंस कमीशन क्या करेंगे, ये फाइनेंस कमीशन गवर्नर को जाके क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस करेंगे कि इन मामलों पर आप लोग को सुधार की जरूरत है। तो वो मामला क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो पहले जो मामला है वो है कि स्टेट और पंचायत के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए कि इन मामलों पर आप लोग टैक्स कलेक्ट कीजिए स्टेट में, और इन मामलों पर पंचायत लेवल में हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, विलेज लेवल में हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो मामला डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए जो भी है। नेक्स्ट है कि कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो कितना फीस कलेक्ट करेंगे वो भी डिटरमाइन करके असाइन कर देना चाहिए। ठीक है, स्टेट को और पंचायत को। और नेक्स्ट जो है वो है फंड्स का ग्रांटिंग, मतलब जो भी फंड्स वो लोग ग्रांट करेंगे कि उन मामलों के क्या सुधार है, उन जो रिकमेंडेशन है वो क्या करेंगे, गवर्नर को जाके देंगे। और नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फाइनेंशियली और कितना पोजीशन है, मतलब वो आगे बढ़ा कि नहीं, वो देख के क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे गवर्नर को, और गवर्नर जाके उसे स्टेट गवर्नमेंट में मतलब दिखाएंगे कि ये रिपोर्ट सामने आए हैं, आप लोग जो भी डिसाइड करना है कीजिए। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ अकाउंट, मतलब रेगुलरिटी ऑफ अकाउंट, मतलब पंचायत में जो कुछ भी अकाउंट का मामला है वो रेगुलरली चल रहा है कि नहीं, उसे कौन देखेगा, उसे स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ प्रोविजन ऐसा बना भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर कि वो क्या कर सके, पंचायत के अकाउंट्स को देख सके। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो कुछ भी यूनियन टेरिटरीज है जैसे लक्षद्वीप, ठीक है, इन यूनियन टेरिटरीज में इस एक्ट का पालन होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली पालन होगा, लेकिन अगर उस एक्ट में सॉरी उस मामले में कुछ सुधार की जरूरत है तो उसे सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और हम लोग का चार्ट बाकी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं रैप कर दूं। हाँ,
हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, एग्जेम्प्टेड एरियाज एंड क्या है, स्टेट्स, मतलब किस स्टेट्स में ये एक्ट काम नहीं करेंगे। देखिए आप लोग, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, और कुछ भी मतलब एक्सेट्रा यहाँ पर लिख सकते हैं कि उन स्टेट्स पर ये एक्ट काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि ये जो और भी कुछ एरियाज है, जो और की भी कुछ एरियाज है, उन एरियाज में ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्यों नहीं काम करते, कि उन एरियाज हिली एरियाज थे, और उन हिली एरियाज में ज्यादातर क्या रहते हैं, इंडिजिनियस पीपल रहते हैं, मतलब वर्षों से वहां पर कुछ ट्राइबल एरियाज रहते थे। ठीक है, तो हिली एरियाज में ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हिल्स एंड ट्राइब्स, मतलब हिल एरियाज ऑफ मणिपुर के हिल एरियाज में ये काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, जो दार्जिलिंग के है डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वो भी यहाँ पर भी काम नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या करना पड़ा, गोरखा हिल काउंसिल बनाना पड़ा दार्जिलिंग के लिए। खैर, वो भी कुछ और बातें हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, जो इसलिए क्या करना पड़ा, इन स्टेट्स में अगर काम नहीं करते हैं तो क्या हो गए, तो इसके लिए पैसा एक्ट को लाना पड़ा। इस पैसा एक्ट क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, ये नोट्स नहीं है, आप लोग इसे नोट मत करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है 14 कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉज, मतलब ये एक्ट 1992 में लाया गया था। ठीक है, 1992 के मतलब मान लीजिए कि अप्रैल में लाया था, तो जो एग्जिस्टिंग लॉज है, मतलब वो स्टेट पहले से ही उस साल में जनवरी में ही कुछ लॉज बना दिए थे, तो ये एक्ट तो बहुत देरी में आया था ना 1992 के, तो तब क्या करेंगे, मतलब इसका कमेंसमेंट कब से है, मतलब ये एक्ट को इस तारीख से ही क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कमेंसमेंट कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। तब तक के लिए जो उस साल 1992 में जो कुछ भी लॉज आप लोगों ने बनाए थे उस स्टेट के लिए, तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 24 अप्रैल 1993 से क्या करना पड़ेगा, आप लोग उसे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट देखते हैं, बार टू इन्फ्लुएंस टू कोर्ट्स, मतलब क्या है, आप लोग इस एक्ट में दिए गए कुछ प्रोविजंस में आप लोग इसे लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, तो वो मामला कौन सा है देख लेते हैं, वो है सीट अलॉटमेंट, मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग इतना ही सीट क्यों अलॉट किए गए हैं उसे लेकर सॉरी आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, आप लोग केस नहीं कर सकते। ठीक है, और नेक्स्ट है इलेक्शन के मामले में, आप लोग की इस तारीख को इलेक्शन रहेंगे और इलेक्शन इतने साल में ही रहेंगे, ये कुछ मामले को लेकर आप कभी भी कोर्ट में चले जाकर केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही था 15 पॉइंट्स, और लास्ट जो 16 पॉइंट है वो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं ये रैप कर रहा हूँ, है ना। हाँ, तो हम लोग अब लास्ट पॉइंट में आ चुके हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट उतना बड़ा है कि 29 सब्जेक्ट मेथड्स है ना, उस सब्जेक्ट मेथड्स को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग उसे याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग इसे एक बार देख जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट निकाल के आप लोगों को क्वेश्चन में दे देगा कि ये पॉइंट है या नहीं इस 11th शेड्यूल में। तो पहले देखते हैं कि 11th शेड्यूल में क्या है। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट मेथड्स है, जिन सब्जेक्ट मेथड्स में क्या कर सकते हैं, पंचायत खुद का फैसला ले सकते हैं। देखिए, पहला जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब खेती बाड़ी को लेके। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म, मतलब आपका कुछ लैंड का रिफॉर्म जो है, मियादी पोटामाती जो बोलते हैं, है ना, जो कोठा वगैरह है, उससे लैंड रिफॉर्म में देखते हैं। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब आप लोग घर में कुछ भी वो पशु पक्षी पाल सकते हैं, है ना, जो गरु वगैरह है, जो गाय वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है फिशरीज, जो नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट में जो कुछ भी उगाता है। नेक्स्ट है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट में जो कुछ भी मिलता है वो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो कौन देखेगा, पंचायत के टर्म्स दिखेंगे, मतलब जो मेंबर्स है। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है खादी इंडस्ट्रीज, खादी मतलब खादी क्लॉथ्स, एक बार से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग से शायद समझ में आ जाएंगे होंगे। नेक्स्ट है रूरल हाउसिंग, ठीक है, मतलब गांव के हाउस के लेवल में। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। अरे बबुआ, पीने का पानी नहीं आया है ऐसे बोलता है ना, तो ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है फ्यूल एंड फोदर, मतलब काठ वगैरह कुछ है ना, तो जो केरोसिन वगैरह आता है। नेक्स्ट है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब गांव में बिजली वगैरह। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, मतलब एनर्जी सप्लाई करने वाला। नेक्स्ट है रोड्स एंड ब्रिजेस, मतलब गांव में सड़क बनवाना, ब्रिज बनवाना, पुल बनवाना। नेक्स्ट है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मतलब पॉवर्टी को हटाने वाले जो भी प्रोग्राम्स है। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, एलपी स्कूल, एमई स्कूल, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह देना है। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें एडल्ट को भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइब्रेरीज वगैरह जो है। नेक्स्ट है कल्चरल एक्टिविटीज,
मतलब कल्चरल एक्टिविटीज पता है ना आप लोग को, पता है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट्स एंड फेयर्स, मतलब दुकान वगैरह और क्या मेला वगैरह जो भी लगता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सैनिटेशन के मामले में। नेक्स्ट है फैमिली वेलफेयर के बारे में। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ जो है उन लोगों के लिए है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर के बारे में। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, जो भी पॉवर्टी के लोग हैं। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन वगैरह मिलता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी एसेट्स। कम्युनिटी एसेट्स में क्या रहता है, कम्युनिटी एसेट्स में टेम्पल रह सकते हैं आप लोगों का, जो ऐतिहासिक कुछ भी रहते हैं उन लोग को संरक्षण करने का, मैनेजमेंट करने का ये पंचायत क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। तो यही थे 29 एसेट्स। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा शायद, आप लोग भाग मत जाइएगा, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। तो आज से हम लोग शायद मतलब लंबा वीडियो से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब में रैंकिंग में आने के लिए क्या लंबा वीडियोस बनाना बहुत ही जरूरी है। और लंबा वीडियोस अगर हम बनाएं तो क्या एक बहुत ही अच्छी बात है, और वो है कि हम लोग बहुत सी टॉपिक्स एक ही दिन में कवर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कंपल्सरी एंड वॉलंटियर प्रोविजंस क्या है, मतलब इस एक्ट के तहत कुछ कंपल्सरी चीजें हम लोग को याद रखना चाहिए जो जरूरी फॉलो करना है चाहिए। और नेक्स्ट है वॉलंटियर, जो माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।